हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आएगा तो वो इसी वीडियो से होगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके जितने भी टाइप आपके लिए बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो सभी इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए। तो वीडियो जैसे ही आप ख़त्म करोगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि जब मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंज, माध्यम बदलता है, क्या हो जाता है, एयर से वाटर हो जाता है, तो उनकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, माध्यम जब बदलता है तो दो तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, या तो स्पीड का या फिर फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी तो रिमेन सेम रहती है, आवृत्ति पे तो माध्यम का फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके साथ सबसे पहले तो ये याद रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है, लेकिन स्पीड वेरी करती है, स्पीड घट या बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड फाइंड करने के लिए एक फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है जो हर बच्चे को याद होना चाहिए, √μ0 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये परमिटिविटी, ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक, तो ये फार्मूला होता है। अब एक बात बताओ, आपका हवा, ठीक है, हवा या निर्वात से आपका जो आपका पानी हो रहा है, मतलब परमिटिविटी बढ़ेगी, और ये भी μ0 और ε0 दोनों बढ़ेंगे। तो अगर ये बढ़ रहे हैं और C इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली C घटेगी, यानी कि स्पीड ऑफ जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घटेगी। अब देखो, अगर पूछा जाता आवृत्ति तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती। अब हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी बार जो पेपर हुआ है उसमें बहुत शिफ्ट में इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ये आपको दे दिया जाएगा, 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। इसका विमीय सूत्र पूछा जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र वही हो जाएगा जो C का है। C मतलब चाल, चाल मतलब दूरी बटे समय, दूरी मतलब L, और समय बटे T। तो L/T हो जाएगा इस रिजल्ट का डायमेंशनल फार्मूला। अंतर क्या हो सकता है, कई बार यहाँ पे वर्गमूल नहीं होगा। अगर हम वर्गमूल हटाना चाहें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यानी कि इधर हो जाएगा C² और उधर हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन 0। तो अगर ये बात दी गई है तो विमीय सूत्र में बस वर्ग कर देंगे, यानी कि L²/T² कर देंगे। आगे बताऊंगा, मैंने कोई टाइप ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपका बन सके एग्जाम में और इस वीडियो में ना हो। तो बस पेशेंस रख लेना थोड़ा, आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आज। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करती हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या कोई चार्ज होल्ड नहीं करती हैं, या आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो देखो, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वो कोई चार्ज होल्ड नहीं करती हैं, उन पे कोई आवेश नहीं होता है। तभी तो एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहेगा कि विक्षेपित हो सकती हैं, डिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई, ऑप्शन होगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या बोथ, या नाइदर। तो उसमें नाइदर, क्योंकि उन पे कोई चार्ज होल्ड नहीं कर सकती हैं, कोई चार्ज ही जब नहीं है उन पे, तो फिर वो डिफ्लेक्ट कहाँ से होंगी, विक्षेपित कहाँ से होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा ना ही मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उनको विक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो चार्ज होल्ड नहीं करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती हैं, मीडियम की ज़रूरत होती है उन्हें, विदाउट मीडियम मतलब माध्यम के बिना भी कर सकती हैं, या विद मीडियम माध्यम के साथ, या दोनों होना चाहिए, या साथ भी कर सकती हैं, ना हो तब भी कर सकती हैं, या इन अ डिस्टर्ब्ड पथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, कि माध्यम के साथ भी और बिना माध्यम के भी। और एक बात और बताऊं, वीडियो जब स्टार्ट होता है तो हो सकता है आप थोड़े ऐसा सोचने लगो कि इन्होंने कहा था कि चैप्टर वाइज कराएंगे और ये ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो गाइज, पिछले सेशन में भी मैंने आपको, मेरा एक स्लोगन था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभी क्या है कि मैं मिसलेनियस प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, एक चैप्टर उठाऊंगा, उसके 50-50 क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये 50 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए होंगे, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाना। इसके बाद जब मैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट उठाना, और अगर आप उन प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन दिखा दो जो इन वीडियोज़ में ना हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी देना, मैं गालियाँ भी सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। आप लोग ये परेशान ना हो कैसे पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग जो पढ़ा रहा हूँ उनको तैयार कर लो, एज इट इज मिलेंगे क्वेश्चन। इस बार भी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, वो कंप्राइजेज, मतलब वो उनका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ होता है, या अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल होता है, या बोथ होता है, या नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका नेचर जो है ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है। सपोज 4 आपको ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन होगा ध्वनि तरंगें, एक ऑप्शन होगा रस्सी में उत्पन्न तरंगें, एक ऑप्शन होगा आपका
ऊष्मीय तरंगें, एक और भी कोई ऑप्शन हो सकता है पानी की तरंगें, जो जल में तालाब में आप तरंगें बन जाती हैं। ये कहेगा कि इनमें आप वो सिलेक्ट करो, वो चूज करो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखो ध्वनि तरंगें आपकी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। आप पानी में भी दोनों तरह की तरंगें बन सकती हैं, अनुदैर्घ्य भी अनुप्रस्थ, रस्सी में भी लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो ऊष्मीय तरंगें यहाँ पे राइट आंसर। ये अभी टाइप आगे मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के थ्रू आप सिर्फ इतना याद रखो कि उनका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि निम्नलिखित में से जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो जो इनके ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाने लगा है अब। जो उनका प्रोड्यूस होने का रीज़न होगा वो एक्सीलेटिंग चार्ज यानी कि त्वरित आवेश होता है। ठीक है, त्वरित आवेश यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो वो कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जो बीटा रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती हैं। बीटा रेज यहाँ पे राइट आंसर। गामा भी है, अवरक्त को हीट रेज भी कहते हैं, एक्स रेज भी हैं। इनके प्रिंसिपल एप्लीकेशन सभी अभी बताऊंगा इसी वीडियो में, बस बने रहना। मैं एक क्वेश्चन को मतलब सेपरेटली कराते हुए चल रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अभी बताया था सी का फॉर्मूला, क्या बताया, 1/√, था उसमें μ0 एप्सिलॉन 0। मतलब ये आपका हेनरी प्रति मीटर, फेरर प्रति मीटर, इनके मात्रक भी पूछे जाते हैं बहुत बार। अभी क्या है कि अगर इसका अंडर था तो इधर हम अगर अंडर है नहीं, ये थोड़ा केयरफुली करना होता है, नहीं तो आप याद करके जाओ L/T कर दो, क्योंकि वर्गमूल अगर नहीं है तो दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा तब वर्गमूल हटेगा। और स्क्वायर का मतलब जो आपका दूरी का मात्रक होगा, चाल का मात्रक होगा, दूरी बटे समय, उसका वर्ग कर दो, तो दूरी का वर्ग बटे समय का वर्ग, यानी कि L²/T²। ऑप्शन ऐसे ही होते हैं कन्फ्यूजिंग, आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज बेस्ट सूटेड टू ऑब्जर्व अ पार्टिकल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर में। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है, उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, अभी जो ये रेडियस है वही हमारी वेव की लेंथ हो जाएगी, कितनी, 3 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻, यानी कि 100 से डिवाइड और कर देंगे 10⁻⁻²। तो ये इसकी वेव लेंथ। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसका जो फ्रिक्वेंसी। तो v बराबर क्या होता है, n लैम्डा, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, c/λ। v या c उनकी वेलोसिटी बटे उनकी वेवलेंथ, यही तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब c कितना होता है, 3 × 10⁻⁸। ये मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर को, बटे 3 × 10⁻⁻⁶। 4 और 2 6 हो जाएंगी। अब 3 से 3 कट गया, 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और 8 में 6 जुड़ेगा तो 10⁻14 हो जाएगा। और एक बात और बताऊं, अब की बार मैं बहुत कुछ हटके करना चाह रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा अगर इस वीडियो से प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी क्या है कि मैंने जो पेपर अब की बार हुआ है 4 से 8 नवंबर को, वो मेरी नज़रों के सामने मेरे रूम में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सारे शिफ्ट के क्वेश्चन फिजिक्स के उनको लिख के उनको स्टिक कर लिया है दीवार पे। अभी क्या है कि मैं वो आपको, जैसे आज मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन दिया, अब सेपरेट एक वीडियो होगा, वो वीडियो आपको 1 मार्क्स दिलाने के एश्योर कराएगा। मैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम मतलब निर्वात इज डिस्क्राइब्ड एज क्या, E = E0 sin kx - ωt। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वेवलेंथ पे इंडिपेंडेंट है, इसके लिए आपको कुछ पता हो। ऐसा क्वेश्चन आ गया, हमें दिया गया है E = E0 sin kx - ωt। तो कभी भी ये इक्वेशन गिवन है तो k का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा, जो k होगा वो होगा 2π/λ, 2π/ वेवलेंथ। ठीक है, डायरेक्ट भी आप k फाइंड भी कर सकते हो। अब k के फॉर्मूले में वेवलेंथ आ रही है, k जो है वेवलेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये पूछ रहा है इंडिपेंडेंट किस पे निर्भर नहीं करेगा, तो k पे तो करता है वेवलेंथ, फर्क पड़ता है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πn। अब n मतलब फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, v/λ। तो यानी कि इसमें भी वेवलेंथ आ रहा है ओमेगा के फॉर्मूले में भी, यानी कि ओमेगा भी वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जब हम k/ओमेगा करेंगे तो k/ओमेगा करेंगे तो ये इसका बटे में करेंगे क्या, ओमेगा, यानी कि 2π आपका v मतलब c लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, और लैम्डा। तो अब ये लैम्डा से लैम्डा कटेगा, 2π से 2π कटेगा तो 1/c आ जाएगा, यानी कि इसमें लैम्डा नहीं आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ।
जब हम इनके इंडिविजुअल फॉर्मूले रखेंगे तो इसमें भी रखेंगे तो इसमें तो नीचे हमारा लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी डिपेंड करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये जो है ये रिजल्ट क्योंकि इसमें दोनों कट जाएंगे तो इसमें ये जो है वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब की बार और ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं आपके साथ और इस पेपर को और अच्छे से मैं समझूंगा उनकी मेंटालिटी कि एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, और अब की बार मैं वही चीज़ें कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है मैंने फिजिक्स की किताब उठाई या मैथ की किताब उठाई, अब नया सेशन है तो नया चैप्टर 1 से स्टार्ट कराने लग जाऊँ और जैसा 12th में आपने पढ़ा था पढ़ाने लग जाऊँ। इतना टाइम नहीं है, आपको लग रहा होगा अभी मार्च में पेपर होने लगेगा आपके पास। मैं मान के चल रहा हूँ, मैं 50 दिन का टारगेट लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट इनटेक के लिए। तो 50 दिन में हम अगर चैप्टर वाइज आप क्या है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको मैं बताऊं आपको वही चीज़ें सेलेक्टिवली पढ़नी है जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखती हैं आने की। जब वो चीज़ें एक बार आप ख़त्म कर लो उसके बाद आप कुछ बचा हुआ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो मेरी कोशिश यही है। मैथ्स में भी मैं कहीं से भी रैंडमली शुरुआत से नहीं पढ़ाऊँगा आपको। मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैंने देखा आवर्तकाल का क्वेश्चन बच्चों से गलत हुआ, अब मैं पहले आपको बताऊँगा कि पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं। पीरियड के 50 क्वेश्चन आज शाम तक हो सकेगा कराऊँगा। तो ये चीज़ें आपको फ़र्क दिखाएंगी, इन चीज़ों से फ़र्क आपको दिखेगा। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द प्लस जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंट बाई। वैद्युत चुंबकीय से संबद्ध वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का सही प्रदर्शन है यदि विकिरण जेड अक्ष की दिशा में हो। ठीक है, अभी क्या है कि आप कितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लो, मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि उनका एप्लीकेशंस आना बहुत ज़रूरी है। वो आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आपने खूब पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मुझे पता है, अब आप इस क्वेश्चन को करो। तो आपको इसीलिए मैं क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ। मेरे पिछली बार भी कराया और इस बार भी कराऊँगा। तो क्या है कि आपको पता हो कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन वेक्टर्स का, तो वही तो डायरेक्शन हमें मिलती है किसकी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। यानी कि अब ऑप्शंस पे हमने एक ग्लिम्स देखी। अगर देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपका उसकी डायरेक्शन, अब उन्होंने जेड डायरेक्शन ये कही है, तो ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब के का आई में गुणा होगा तो जे मिल सकता है, नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें आई जे के। अब जेड एक्सिस मतलब के चाहिए, तो किन दो का क्रॉस करने पर हमें के मिलेगा। क्या हमें जे का और जे का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, जे और के कभी दे सकते हैं, आई देंगे। अब आई और जे का जब मल्टीप्लाई करोगे इनमें, ये देखो आई और जे इनका मल्टीप्लाई हमें के मिलेगा, क्योंकि ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे निर्वात कर लेना, निर्वात में, ठीक है, यानी कि दोनों ही जो वेवलेंथ है, वेव की लेंथ दी गई है वो वैक्यूम में है, यानी कि मीडियम चेंज नहीं हुआ है। लड़का क्या करता है, v बराबर एल, जो गलती आप करते हो वो भी मुझे पता है, एल लेमडा लगाया, उसने देखा v जो है लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेमडा जो है अनुपात 1:2 है, तो इसका भी 1:2 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेवलेंथ अगर मीडियम चेंज हो रहा है तभी उसकी क्या है, वेलोसिटी घट या बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों में निर्वात है, यहाँ पे निर्वात लिख लेना, मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1, यानी कि उनका जो वेलोसिटी होगी वो सेम ही होगी। और कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी दोनों के लिए। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। इस बात को लेके हर शिफ्ट में इस बार क्वेश्चन बने, तो आप भी अगर फ्रेशर हैं तो इस बात को कहीं सुनहरे अक्षरों में लिख लेना। रेडियो वेव मतलब रेडियो, माइक्रो, रिलायंस मोबाइल, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज। अभी मैं सभी बताऊंगा। रेडियो मतलब रेडियो वेव, माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंगें, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त, विजुअल मतलब दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट मतलब परावैंगनी, और एक्स रेज और गामा रेज। अभी क्या है कि ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा अगर आप ग्रुप एक्स में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप एयरमैन बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आवृत्ति ना कह के यहाँ पे कह दे किसकी वेव की लेंथ, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। तो इधर क्या होता है आपका, इधर की तरफ। अब इसको याद कैसे करोगे, मैंने याद बच्चों को ऐसे कराया था पिछले सेशन में। रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर, किसके लिए बहुत यूज़फुल है, एक्स वाई, कोई एक्स वाई नाम का लड़का है, उसके लिए बहुत यूज़फुल रहा रिलायंस मोबाइल। जब से जियो आया वो फ्री में पढ़ पाया। तो आप कैसे याद रखो, रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एक्स वाई। अब इनका इधर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ, किसका, आपका फ्रिक्वेंसी का, आवृत्ति का, और भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर का बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन
यानी कि अगर बढ़ता हुआ क्रम है तो सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी हो जाएगी, गामा की, बी ऑप्शन राइट आंसर। सबसे अधिक भेदन क्षमता पूछा जाता है, गामा की, या गामा ना दे के ये चार ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगवाता या डिक्रीजिंग में लगाता, आप अब लगा सकते हो। तो लेकिन इधर इनकी वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम होता है, यानी कि गामा की वेव की लेंथ जो है वो सबसे कम होती है, ठीक है। क्यों, वेवलेंथ और आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे, अगर कोई वेव है, मान लो ये एक वेव है, अगर उसकी वेव की लेंथ बहुत होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, क्योंकि वेव बड़ी लेंथ है। अगर इसमें वेव की लेंथ हम कम कर दें तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति, तो उसका ऑक्सीलेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस तरह से ये था, ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रीअरेंज का क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकता है। आई होप आप लोग ये रिजल्ट कहीं लिख लोगे। द वेव फंक्शन इन एसआई यूनिट, ये इसलिए कहा है क्योंकि हर्ट्ज में सारे ऑप्शन है। फॉर अ लाइट वेव इज गिवन बाई, एक इक्वेशन है 10⁻³ साइन पाई 3 × 10⁻16 x माइनस 9 × 10⁻14 t। तो फ्रिक्वेंसी हमें उस वेव की फाइंड करनी है, उस वेव की फ्रिक्वेंसी क्या इक्वेशन गिवन है। तो अगर कभी भी इक्वेशन गिवन है, मतलब हमने आपको पहले भी बताया है ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये माइनस इधर का उधर हो सकता है के एक्स पहले लिखा हो, ओमेगा टी इधर लिखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जो ये इक्वेशन रहेगी उसमें जो टी का गुणांक होगा, टी का जो गुणांक होगा वो हमारा ओमेगा होगा, और जो एक्स का गुणांक होगा वो के होगा। अब क्योंकि हम इससे ओमेगा कंपेयर करके निकाल सकते हैं, और ओमेगा में ही छुपा होता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा होता है 2πn, ईजिली निकल आएगा। तो ओमेगा इसका कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा कितना, टी का गुणांक, तो टी का गुणांक कितना है 9 गुणा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है 9 × 10⁻14, ठीक है। ये किसका वैल्यू गिवन है, ये और पाई का भी अंदर गुणा होगा, क्योंकि साइन होता है केवल, पाई अगर अंदर है तो ये अंदर कर दिया। अब ओमेगा का मान कितना होता है 2πn, तो 2πn मतलब फ्रिक्वेंसी हम निकाल लेंगे अभी, तो 9 × 10⁻14 पाई। अब देखो पाई से पाई कट गया, कुल मिला के अगर फ्रिक्वेंसी निकालना है तो बस इसमें 2 से भाग ही तो करना है। 2 से भाग करने का मतलब 9 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, तो 4.5 × 10⁻14 हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का मान, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। बहुत पूछा जाता है, जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का रेशियो होता है इन वेक्टर्स के, इन आयामों का, वो सी होता है। सी मतलब 3 × 10⁸, ये चीज़ आप याद रखना। अब मैग्नेटिक पूछा गया है, बी इधर आएगा तो E/C हो जाएगा, यानी कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है तो वो E/C, ई का मान कितना है 3 × 10⁻⁻4 गिवन है सवाल में, और सी का मान होता है 3 × 10⁸। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। अब 8 ऊपर जाएगा तो -8 और -4 -12 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ये आप याद रखना, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है मैग्नेटिक दे के इलेक्ट्रिक पूछा जाए या इलेक्ट्रिक दे के मैग्नेटिक पूछा जाए, तो आप याद रखना जो आपका ई और बी का रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, सी होता है। लड़का गलती क्या कर देता है, उल्टा याद कर लेता है, B/E को सी के बराबर याद कर लेता है। तो याद रखना कि E/BC, ऐसे BC। मैंने आपको ऊपर जो बात बताई है वो किस तरह से और पूछी जा सकती है, इसका अच्छा उदाहरण है 17वां क्वेश्चन। क्यों मैंने अभी आपको बताया था कि आपका E/B जो होता है वो क्या होता है, C, और यही वो 1/μ0ε0 भी होता है, जो वीडियो की शुरुआत में बताया था। आप देख लो, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगर इधर जाएगा μ0ε0 तो इधर क्या हो जाएगा, B/E हो जाएगा, क्योंकि B इधर जाएगा और बटे में E आ जाएगा। तो देख लो कहाँ पे B/E बराबर है उसके, तो बी ऑप्शन में हमारा दिख रहा है। ये सारे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी ठीक है, अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि सारी बातें बता चुका हूँ। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनके एप्लीकेशंस बहुत, कोई ना कोई एप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि कितनी होती हैं, रिलायंस मोबाइल, फिर से लिख रहा हूँ, शायद आप याद हो जाए वीडियो देखते देखते, इज़ वेरी यूज़फुल फॉर XY, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। अब देखो इंफ्रारेड जो होती है, अवरक्त किरण होती है, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा आपका रिमोट सेंसिंग, यानी कि रिमोट कंट्रोल। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस में भी पूछा जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा यूज करा जाता है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें भी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट को ही हीट रेज भी कहते हैं, उसमें तरंगें भी कहते हैं इंफ्रारेड को। ठीक है, ये 2 चीज़ें। अब माइक्रो, जो आपका माइक्रो होता है, जो माइक्रोवेव होती हैं, जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं, वो रडार में यूज होती हैं। ठीक है, और
किस में यूज होती है माइक्रोवेव। अभी क्या करूँगा, मैं कम्युनिटी पे एक पोस्ट दूंगा, इनके सभी के मैं लिख लूँगा प्रिंसिपल, उसका एक फ़ोटो लेके और कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी, तो इसके क्या सबसे देखो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, जो करेंसी, नकली करेंसी। लेकिन अल्ट्रा वायलेट के बहुत सारे और भी यूज़ होते हैं, जैसे आपका हॉस्पिटल में कहेगा कि जो टूल्स हैं उनको बैक्टीरिया फ्री करना है, तो फिर पराबैंगनी का यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे गामा का क्या हो जाएगा, कैंसर के, यानी कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट में गामा, और जो यूज़ करा जाता है कोबाल्ट 60, इसका भी कैंसर के इलाज में यूज़ करा जाता है। नेवी में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इनके जो यूजेस हैं उसके लिए आपको मैं कम्युनिटी पे एक पोस्ट कोशिश करूँगा शाम को देने की। अभी मैंने आपको कुछ याद नहीं कराया है, लेकिन 2 चीज़ें आप याद कर लो, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। एक तो आपका वैद्युत क्षेत्र ऊर्जा घनत्व और एक चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा घनत्व, साथ में ही याद करवा दे रहा हूँ, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगर कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एवरेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा, एनर्जी डेंसिटी होगा, तो वैद्युत वो क्या होगा। अब ये तो ऑब्वियस है कि अगर वैद्युत है तो उसमें एप्सिलॉन नॉट आएगा, और जो अभी चुंबकीय का याद कराऊंगा उसमें म्यू 0 आएगा। तो अब याद रखना हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। ये तो हो गया किसका, इलेक्ट्रिक का, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारा, ऑप्शन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। थोड़ा केयरफुली करना क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं। अब अगर हम अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोनों में कंपेयर करके याद कराऊंगा। अगर जैसे इसमें भी लिया है मैंने, अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, 1/2 बी का स्क्वायर बटे म्यू 0। कहाँ पे दिख रहा है, बी का स्क्वायर बटे म्यू 0, बी ऑप्शन में दिख रहा है। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इनको साथ में याद क्यों कर लो, क्योंकि इसमें हमने देखा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, यानी कि इसमें ई स्क्वायर ऊपर रहता है, इसमें बी स्क्वायर ऊपर रहता है, दोनों में ये एक वो है सिमिलरिटी याद करने के लिए। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है वो गुणा में है, और इसमें जो म्यू 0 है वो भाग में है, बस ये अंतर है। 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। बस इसमें क्या है कि इसमें बी स्क्वायर है, इसमें ई स्क्वायर है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें क्या है कि एप्सिलॉन नॉट गुणा में है ई स्क्वायर के, और इसमें म्यू 0 मतलब मैग्नेटिक वाले में जो मैग्नेटिक परमिटिविटी है वो डिवाइड में है। साथ में आप याद कर लेना दोनों फॉर्मूला। मैंने कराई दिया था 25वां की ग्रीन हाउस में जो इफेक्ट का जो रीजन होता है वो क्या होता है, इंफ्रा मतलब अवरक्त, हीट रेज, इनको हीट रेज भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप, ठीक है। और इनको अगर मैं ऑर्डर करने के लिए कह दूं कि इनको आप वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन चारों को करो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर पाओगे क्या, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है। देखो ये छूटा जा रहा है, ये भी बहुत पूछा जाता है कोहरे में या धुंध में उस पार देखने के लिए। कोहरा होता है तो कौन सा यूज करा जाता है, इसमें भी इंफ्रारेड के बहुत सारे यूज होते हैं, और इंफ्रारेड ही मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका आता है। साथ में आप ये भी याद रखना कि जो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे dt ये किसके इक्विवेलेंट है, ये धारा के। जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो यही फॉर्मूला निकल के आता है। 2 तरह के करंट होते हैं, चालन धारा, विस्थापन धारा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला होता है, ये भी मुझे मिला है कहीं, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। एक क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूँ। उससे पहले एक बात बताऊँ आपसे, आप फेज डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है, और आप पिछले सेशन में एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करता था या जो क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में पूछता था, वही क्वेश्चन बहुत आए हैं, मैक्सिमम आए हैं। अगर कोई बच्चा मेरी केवल कम्युनिटी की पोस्ट को ही प्रिपेयर कर लेता तो 5 से 6 मार्क्स ईजिली ला सकता था। तो इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लिया करो, और बाकी मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी आप शिफ्ट हो सकते हो, अगर आपको वैसे ही इन ट्रेडिशनल 12th में जैसे पूरा चैप्टर एक पढ़ा हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बस किताब की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से मैं आपको शुरू कराने लग जाऊँ, तो मेरा टारगेट वो नहीं है। अभी आप शिफ्ट हो सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ पढ़ सकते हो। मैं ऐसे ही जो अभी शुरुआत में मुझे लगेगा कि जो चैप्टर्स बहुत पूछे गए हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, अभी मैं 10-20 दिन उन्हीं चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से मैथ में भी और फिजिक्स में भी कराने की कोशिश करूँगा। जैसे फिजिक्स में और भी मुझे 2-4 चैप्टर हैं, मुझे लगा कि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उन चैप्टर्स के पहले मैं 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इनसे अब आपको मैं एक और चैलेंज भी दे रहा हूँ। अभी आप सभी प्रैक्टिस सेट कलेक्ट करो, उसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस ढूंढो। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो इस वीडियो से बाहर है, बस डेटा भले ही चेंज हो, अगर इस वीडियो से बाहर मिलता है तो आप हमें कमेंट करना, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैं और करा सकता हूं अभी इसी चैप्टर से। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 25 ही करा रहा हूं, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ
टफ नहीं आया था, मैंने देखा है पेपर ईजी टू मॉडरेट रहा है। तो क्यों हम टफ चीज़ों को अननेसेसरी पढ़ के टाइम वेस्ट करें। हमें पेपर क्रैक करना है, हमें कोई यहाँ पे वो नहीं लेना है, ना हमें PhD करनी है फिजिक्स में। तो वही चीज़ें मैं कराऊंगा, लिमिटेड कराऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगा। आप कुछ भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इन वीडियोज़ को मिस मत करना। अभी ठीक है, अभी कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी तैयारी शुरू करें, आपकी बार मैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करूँगा। हर वीडियो में डे डालूंगा, जैसे इसमें Day 1 लिखा होगा थंबनेल में, तो अब Day 2, Day 3, और सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना दूंगा कुछ दिन बाद। तो जो बच्चे बाद में भी जुड़े वो Day 1 से मेरा देखना शुरू करें, और डे जितने भी हो जाएं वहाँ तक एक तरफ से वीडियो देखें, और इन वीडियो में बताई गई हर बात तैयार कर सकते हैं। और मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का लिंक दिया हुआ है, मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग ज़्यादा फॉलो करते हो तो उतनी ही जल्दी वहाँ पे मेरा फ्री कोर्स आएगा, वहाँ पे भी प्रैक्टिस कराऊंगा, यूट्यूब पे भी और अनअकैडमी पे भी। तो दोनों जगह प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको फिजिक्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये यूट्यूब है भाई, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनका बेनिफिट क्या होता है, अब वही बात मैं पढ़ा चुका हूँ, मान लो लिमिट में पढ़ा चुका हूँ, और फिर मैं नए सिरे से लिमिट के वही क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूँ, और हर क्वेश्चन कराने से पहले कहूँ नहीं ये क्वेश्चन मैं 20 बार करा चुका हूँ, करो तुम लोग। तो क्या मतलब है, ये कोई ऑफलाइन बैच नहीं है, ऑनलाइन है। मतलब करा चुका हूँ तो मैं करा चुका हूँ, तो वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले 4 साल तक। तो उसको मैं क्यों दोबारा करा के टाइम वेस्ट कराऊँ, उसी में कुछ नए क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरा तरीका यार यही रहता है और यही रहेगा, ठीक है। इसी पे मैं एकदम स्विच नहीं करूँगा। बाकी आप लोग कुछ भी आ रहा है अनअकैडमी पे, वो भी देख सकते हो, जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो का जो फीडबैक है वो ज़रूर देना, क्योंकि इसी के बेस्ड हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ है वो लाएंगे। अगर आप लोग अप्रिशिएट करते रहोगे तो मैं आपको बहुत अच्छा बना दूंगा, फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे ले जाऊंगा। ऐसा है कि इसमें बहुत सारी किताब में 90 डिग्री देता है, बहुत सारी में 0 डिग्री देता है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका कौन सा रियल आंसर है और कैसे है, आपको सेटिस्फाइड भी करूंगा। तब तक के लिए आपको जो पता है वो कमेंट सेक्शन में करो, क्योंकि आपका भी वो बना रहना चाहिए कोऑपरेशन, मतलब दोनों तरफ से म्यूचुअल चलना चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कुछ करो, ठीक है, एफर्ट डालो। अगर ये क्वेश्चन आप सर्च करोगे तो आप इस क्वेश्चन को फिर कभी भूल नहीं पाओगे। केवल यही, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन तो हो एटलीस्ट वीडियो में जिसमें आप भी मेहनत करो, और जिस क्वेश्चन में आप मेहनत करोगे उसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद।